बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हमारे पास हमारे क्रैश टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 5 है और इसका हमारा सिलेबस एडवर्ब्स और कंजंक्शन है। तो बड़े अच्छे अच्छे से रूल हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। एडवर्ब्स के लिए 5-7 रूल्स हम इस तरह के पढ़ेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो आज की डिस्कशंस को जो डिस्कशन है इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने नोट भी करना है और इसको समझना भी है और इसको याद भी रखना है। तो चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन 177। द लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो इज डैश बट वेरी एक्टिव। देखिए इसमें ये जो बट का वर्ड है या इसके साथ एक और वर्ड है येट, ये आप दोनों वर्ड याद रखिएगा। ये दोनों वर्ड्स हमारे पास यूज़ होते हैं जब भी हमने कोई कंट्रास्ट शो करना होता है। जब भी हमने दो चीज़ों के दरमियान कंट्रास्ट शो करना होता है तो हम उसके लिए या तो बट का वर्ड यूज़ करते हैं या येट का वर्ड यूज़ करते हैं। और अगर मैं मोर ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करूं तो अगर हम पहले पॉजिटिव लिख रहे हैं और बाद में कोई नेगेटिव क्वालिटी लिख रहे हैं और उसका हम कंट्रास्ट बता रहे हैं तो हम उसके लिए बट लिखेंगे। जैसे फर्ज करें हम लिखते हैं रिच बट माइजर, ठीक है। अमीर है लेकिन क्या है, कंजूस है। तो पहले हमने क्या लिखा, पॉजिटिव, और बाद में हमने क्या लिखा, माइजरली, ठीक है। जैसे हम फर्ज करें मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, मैं बोलता हूं इंटेलिजेंट बट लेजी। इंटेलिजेंट तो है लेकिन इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्या है, लेजी। तो दो ऑपोजिट चीज़ें आ जाती है, कंट्रास्ट आ जाता है। और जब हम पहले पॉजिटिव लिखेंगे बाद में नेगेटिव लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बट। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, जैसे फर्ज करें मैं हम बोलते हैं कि पुअर डैश काइंड हार्टेड या ओपन हार्टेड, कि जी गरीब है लेकिन बड़े खुले दिल का मालिक है। तो ऐसे जब हम पहले नेगेटिव लिखेंगे बाद में पॉजिटिव लिखेंगे तो फिर हम बट की जगह पे क्या लिखेंगे, येट। बहरहाल दो वर्ड याद रखिएगा, बट और येट में जब भी हम लिखेंगे तो हम उसमें के लिए क्या शो कर रहे होते हैं, कंट्रास्ट शो कर रहे होते हैं। तो द लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो इज डैश बट वेरी एक्टिव। अब एक्टिव हमारा कीवर्ड रहेगा। अब एक्टिव के साथ हम ऐसा तो कह नहीं सकते इज लॉन्ग बट वेरी एक्टिव, पैसिव बट वेरी एक्टिव, ब्रीफ बट वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी एक्टिव। तो हमारे पास जो एक्चुअल में हमारा जो ऑप्शन रहेगा, जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्रीफ। कि जो मॉस्किटो की लाइफ होती है वो ब्रीफ होती है और ब्रीफ होने के साथ साथ, ब्रीफ होने के बावजूद क्या होती है, बड़ी एक्टिव होती है। ब्रीफ के बावजूद क्या है, एक्टिव है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है 178। योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड डैश द रीडर्स अटेंशन। रीडर्स अटेंशन को डेफिनेटली ना तो आप अटेस्ट करते हैं, अटेस्ट का मतलब हमारे पास क्या होता है, वेरीफाई करना, ठीक है। एड्रेस का मतलब क्या होता है, मुखातिब होना। अट्रैक्ट अफेक्ट का मतलब क्या होता है, असरअंदाज होना। तो अगर हम पढ़ेंगे ना, योर ओपनिंग पैराग्राफ शुड डैश द रीडर्स ऑफ अटेंशन, जो भी आप इबारत लिख रहे हैं आपका जो ओपनिंग पैराग्राफ होना चाहिए ना वह इस तरह का होना चाहिए कि वो पढ़ने वाले की अटेंशन को अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 179। 179 में वर्ड है हमारे पास इनिशियल। इनिशियल का सिनोनिम हमने बताना है और इसको बड़े अच्छे तरीके से आप मिस्टर चिप्स में भी पढ़ कर आते हैं। मिस्टर चिप्स में आपने इसको पढ़ा प्रीलिमिनरी इंटरव्यू, और प्रीलिमिनरी का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, इनिशियल होता है, पहला होता है, सबसे पहला, ठीक है। तो हमारे पास जो सिनोनिम रहेगा इनिशियल का वो क्या रहेगा, प्रीलिमिनरी। बाकी अननेसेसरी नहीं हो सकता, आप समझते हैं अननेसेसरी को। ऑब्लिगेटरी का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऑब्लिगेटरी का मतलब हमारे पास होता है कंप्लीमेंट्री, जो चीज़ ज़रूरी होती है, फ़र्ज होती है हम पे। साइलेंट का मतलब खामोश होता है। इनिशियल का हमारे पास सिनोनिम क्या रहेगा, प्रीलिमिनरी। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 180। 180 में हमारे पास वर्ड है डाउटफुल, और डाउटफुल का हमने देखना है सिनोनिम। डाउटफुल का जो सिनोनिम हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या है बेटा, डूबियस। डूबियस का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, डाउटफुल होता है, जिसको जो कि अनसर्टन होता है, जिस पे आपको यकीन नहीं होता, जिस पे आपको कुछ जिसके बारे में आप स्केप्टिकल होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, डूबियस बोलते हैं। उसके बाद डिज्मल का वर्ड आप अच्छे से समझते हैं। डिज्मल का मतलब हमारे पास क्या होता है, ग्लूमी, जो चीज़ अच्छी नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं, डिज्मल। डिस्गस्टिंग के वर्ड को भी आप पढ़ते हैं, समझते हैं। डिस्गस्टिंग का वर्ड आपके पास क्या होता है, फिल्दी को बोलते हैं,
ठीक है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती, जिससे थोड़ी सी बंदे को कराहट आती है, नफरत होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डिस्गस्टिंग। तो डाउटफुल का जो एंटोनिम, जो सिनोनिम हमारे पास बेटे होगा वो क्या होगा, डूबियस। उसके बाद हमारे पास एंटोनिम है द ऑपोजिट ऑफ डेलिब्रेट। डेलिब्रेट आप समझते हैं कि डेलिब्रेट हम क्या बोलते हैं, वो चीज़ जो इंटेंशनल होती है, जो अपनी मर्जी से होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, डेलिब्रेट। तो इसका ऑपोजिट डेफिनेटली क्या वर्ड होगा, जो चीज़ इंटेंशनल नहीं होती है, जो चीज़ हमारा मकसद नहीं होती लेकिन हमसे सरदर्द होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सीडेंटल। जो इंटेंशनल का, डेलिब्रेट का जो एंटोनिम हमारे पास होगा वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्सीडेंटल। उसके बाद है द ऑपोजिट ऑफ डिमोटिवेटेड। मोटिवेटेड के वर्ड को आप अच्छे से समझते हैं। मोटिवेटेड का मतलब है इनकरेज्ड, ट्रिगर्ड, लेकिन डीमोटिवेटेड चूंकि उसका नेगेटिव है और हमें उसके नेगेटिव का नेगेटिव ढूंढना है, तो इसका मतलब हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। तो डीमोटिवेटेड का जो सिनोनिम, जो एंटोनिम हमारे पास रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, ट्रिगर। इरप्टेड का वर्ड याद रखिएगा, इरप्टेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ का ब्लो आउट होना, ब्लास्ट होना। और टेम्पर्ड का मतलब हमारे पास मिजाज से, एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। और टेम्पर्ड का मतलब हमारे पास TAMPER का, टेम्पर्ड का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ को मॉडिफाई करना, किसी चीज़ को चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पर्ड, TAMPER। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपोजिट डिमोटिवेटेड का रहेगा बेटे वो कौन सा रहेगा, ट्रिगर्ड। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 183। देखें, मैं 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको ये बता देता हूँ कि क्वेश्चन 183, 184 और 185, इन 3 क्वेश्चन को आपने स्टार कर लेना है। ये जो 3 रूल्स हम पढ़ेंगे, आप ये समझ लें कि एंट्री टेस्ट के हवाले से हमारा सारे का सारा एडवर्ब है ही यही 3 रूल। अगर आपको ये 3 रूल समझ में आ जाते हैं, जो भी हम 183, 184, 185 में पढ़ेंगे, तो बिलीव मी आपका जो एडवर्ब है एंट्री टेस्ट के हवाले से, MD कैट के हवाले से, वो क्लियर हो जाता है। तो अभी हमारे पास 183 है। दिस वाज अ पर्टिकुलर ब्रूटली। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एंड से पहले और एंड के बाद वाले मामले को। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम मॉडिफाई किसे कर रहे हैं। तो मॉडिफाई हम कर रहे हैं अटैक को। अटैक चूंकि नाउन है तो डेफिनेटली हमें इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, इंग्लिश में आपको मैं बार बार बताता आ रहा हूं कि इंग्लिश में हमारे पास 2 मॉडिफायर होते हैं। एक मॉडिफायर हमारे पास कौन सा होता है, एडजेक्टिव, और एक मॉडिफायर हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, और एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको, एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। तो जहां पर भी हमें नाउन को मॉडिफाई करना है, प्रोनाउन को मॉडिफाई करना है, तो वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एडजेक्टिव। और जहां पर भी हमें वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, वहां पर हमें क्या चाहिए होगा, एडवर्ब। तो यहां पर जो कि हम अटैक को मॉडिफाई कर रहे हैं, और टेक्निकली अटैक क्या है, हमारे पास नाउन है, तो इसलिए हमें यहां पर इसको मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव चाहिए तो ब्रूटली का वर्ड तो हम लिख नहीं सकते, इसका मतलब हमारा बीटा ऑप्शन क्या होगा, गलत। इसी तरह हमारे पास अल्फा ऑप्शन भी ब्रूटली की वजह से क्या होगा, गलत। अब हमारे पास जो 2 ऑप्शन है वो हमारे पास है 4D और डेल्टा, जिसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रूटल एंड ब्रूटल। अब ये जो ब्रूटल का वर्ड है ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, अटैक को। अटैक चूंकि नाउन है तो ये बिल्कुल ठीक है कि ब्रूटल अटैक होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और अभी मैं आपको दोबारा बता दूं, ये अभी हम एंड से पहले वाले की बात कर रहे हैं, अभी हमने एंड से बाद वाले की बात नहीं की है। तो यहाँ पर ब्रूटल होना चाहिए। अब ब्रूटल टेक्निकली क्या है कि ब्रूटल है हमारे पास एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव से पहले जो चीज लिखी हुई है, चूंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो हमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब चाहिए, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए। हम पर्टिकुलर ब्रूटल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम क्या बोलेंगे, दिस वाज अ पर्टिकुलरली ब्रूटल। ब्रूटल चूंकि अटैक को मॉडिफाई कर रहा है, अटैक टेक्निकली क्या है, नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो इस वजह से हम पर्टिकुलर ब्रूटल नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, पर्टिकुलरली ब्रूटल। देखिए, जब आपने डाइंग सन पढ़ा तो डाइंग सन में आप पढ़ते हैं द स्टार्स आर
एक्सट्रीम हॉट। तो आप कभी भी स्टार्स आर एक्सट्रीम हॉट नहीं पढ़ते, क्योंकि हॉट क्या है, टेक्निकली एडजेक्टिव है, ग्रामेटिकली। तो जब हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे ना, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। तो हमें यहाँ पर इसको एक्सट्रीम हॉट नहीं लिखना, बल्कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, एक्सट्रीमली हॉट। हम यहाँ पर इसको एडवर्ब बनाएंगे। एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए होता है, हमें एडजेक्टिव नहीं चाहिए होता। तो पहली बात तो यह है कि ब्रूटल आएगा अटैक की वजह से। दूसरी बात यह है कि पर्टिकुलरली ब्रूटल आएगा, पर्टिकुलर ब्रूटल नहीं आ सकता। तो हमारा अल्फा भी गलत है, बीटा भी गलत है, चार्ली भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल्टा। लेकिन उससे पहले आगे जाने से पहले देखें, ये जो वर्ड हमारे पास लिखा हुआ है ना, कॉवर्डली, इस पे हमें थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करनी है। देखिए डिटेल के साथ क्या बात करनी है कि ये एडवर्ब का रूल बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा। मैं इसको 4 स्टार कर रहा हूँ। 4 स्टार क्या कर रहा हूँ कि हम ये समझते हैं, हमने अपने ذहन में ये बात बनाई हुई है कि हम जब भी किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लिखेंगे तो हम उसे क्या बनाएंगे, एडवर्ब बना देंगे। यानी कि जब भी हम किसी एल वाई वर्ड को पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे ذहन में आती है ना, उसके बारे में वो क्या आती है कि वो क्या है, एडवर्ब है। जैसे देखिए हम स्लो को क्या बना देते हैं, स्लोली। हम इंटेलिजेंट को क्या बना देंगे, इंटेलिजेंटली। हम ऑनेस्ट को क्या बना देंगे, ऑनेस्टली। अब जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई का एडिशन करते हैं तो हम उसको एडवर्ब बनाते हैं। तो हमने अपने ذहन में बिठा लिया कहीं ना कहीं कि जहां पर भी एल वाई आएगा ना, तो एल वाई वाला वर्ड हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एडवर्ब होता है। लेकिन कुछ वर्ड्स हमारे पास इंग्लिश में इस तरह के हैं, कुछ वर्ड्स हमारे पास इस तरह के हैं कि जो हमारे पास एडवर्ब होने के, जो एल वाई पे खत्म तो होते हैं, लेकिन एल वाई पर खत्म होने के साथ साथ वो एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स नहीं है। जैसे देखिए मैं इनको रेड कलर के साथ लिख रहा हूं। जैसे हमारे पास सबसे पहला वर्ड है फ्रेंडली, आप पढ़कर आते हैं एफएससी में। आपके पास वर्ड है कॉवर्डली। आप जरा देखते जाइएगा ये सारे के सारे वर्ड्स किन पे खत्म हो रहे हैं, ये सारे के सारे वर्ड एल वाई पे खत्म हो रहे हैं। हमने अपने ذहन में ये बिठाया हुआ है कि जहां पर भी एल वाई वर्ड आता है वहां पर एडवर्ब होता है, लेकिन ये एल वाई पर खत्म होने के बावजूद एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। फ्रेंडली है, कॉवर्डली है, फादरली है। अब ये वर्ड सारे के सारे किस पे खत्म हो रहे हैं, एल वाई पे, लेकिन एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब नहीं है। इसी तरह आपके पास वर्ड है माइजरली, इसी तरह आपके पास वर्ड है अगली, इसी तरह आपके पास वर्ड है सिली, इसी तरह आपके पास वर्ड है वर्ल्डली। ये जितने भी सारे के सारे वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास एल वाई पे खत्म हो रहे हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि ये क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स हैं तो आपने याद रखना है कि आप इनको कभी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए नहीं लिखेंगे, बल्कि आप इसको किसको मॉडिफाई करने के लिए लिखेंगे, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए लिखेंगे, या किसको मॉडिफाई करने के लिए, प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए। मजीद आगे एक और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, उसमें हम इसको और डिटेल के साथ थोड़ा देखेंगे। अभी फिलहाल आप ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 183, 184, 185 मिस नहीं करने हैं, बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं। उसमें याद रखिएगा ये एल वाई वाले वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। आगे मजीद एक क्वेश्चन आएगा, हम उसमें मजीद एग्जांपल के साथ इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे देखिएगा कि क्वेश्चन पर आप आए तो चार्ली ऑप्शन में देखिएगा लिखा हुआ है कॉवर्ड अटैक। अब कॉवर्ड अटैक, कॉवर्ड जो होता है ना बेटा, ये नाउन होता है। अभी हम आगे जाकर ये भी देखेंगे कि ये सारे किससे बनते हैं, नाउन से बनते हैं। तो यहां पर हमें नाउन को मॉडिफाई करने के लिए चूंकि एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव हमारे पास क्या रहेगा, कॉवर्डली। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। अभी हम इस रूल को, एल वाई वाले रूल को मजीद आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे, याद रखिएगा ये भी मुकम्मल नहीं हुआ है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इस रूल को आपने मुकम्मल समझना है, मुकम्मल नोट करना है। उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन 184। क्वेश्चन 184 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी 2, 3, 4 स्टार्स कीजिएगा और इसमें भी किसी बात को मिस नहीं करना है। देखें हम क्या करते हैं, हम किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब यूज करते हैं। जैसे फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं ही वॉक्स स्लो, तो मुझे ही वॉक्स स्लो लिखना है या ही वॉक्स स्लोली लिखना है।
चूंकि मैं वाक्स को मॉडिफाई कर रहा हूं, चूंकि वाक्स क्या है, वर्ब है, तो इसलिए मुझे एडजेक्टिव नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो मुझे सेंटेंस कैसे बनाना है, ही वाक्स स्लो नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही वाक्स स्लोली। हमने जब भी किसी वर्ब को, किसी एडवर्ब को, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें एडवर्ब चाहिए होता है, याद रखिएगा। तो जैसे फर्ज करें मैं बोलता हूं ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ऑनेस्ट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ऑनेस्टली होगा। तो एक बात तो ज़हन में बिठाएं कि हमें वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए, हमें जहां पर भी वर्ब को मॉडिफाई करना है, हमें वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या चाहिए है, एडवर्ब चाहिए। अच्छा, अब कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं जिनको हम एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करते बल्कि हम उनको मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव के साथ। जैसे हमारे पास इनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। वैसे हम वर्ब को किसके साथ मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब्स के साथ, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब्स के साथ मॉडिफाई नहीं करते बल्कि किनके साथ मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड है और ये वर्ब ऑफ सेंसेस, हम इनको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड है। जैसे देखिए हमारे पास वर्ड है स्मेल, हमारे पास वर्ब है टेस्ट, हमारे पास वर्ब है लुक, हमारे पास वर्ब है साउंड, हमारे पास वर्ब है सीम। ये कौन से वर्ब्स हैं जो हमारे किससे रिलेटेड हैं, जो हमारी सेंसेस से रिलेटेड हैं। इनको मॉडिफाई करने के लिए आपने याद रखना है, आपने एडवर्ब यूज नहीं करना है बल्कि आपने जब भी इनको मॉडिफाई करना है, आपने इनको मॉडिफाई करने के लिए क्या यूज करना है, एडजेक्टिव यूज करना है। जैसे देखें, अगर आप अपनी ऑप्शन देखेंगे या बीटा ऑप्शन, अब बीटा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टेस्टेड। अब टेस्टेड लिखा हुआ है तो टेस्टेड चूंकि वर्ब है तो यहां पर टेक्निकली क्या आना चाहिए, सॉवरली आना चाहिए, लेकिन चूंकि टेस्टेड एडवर्ब वर्ब ऑफ सेंसेस में से है इसलिए हम इसके साथ सोरली नहीं लिखेंगे, हमें यहां पर क्या लिखना होगा, सोर लिखना होगा। हम इसको एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करेंगे, इसको एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा। लेकिन इसके साथ इसी रूल का एक और पार्ट भी याद रखिएगा, अगर आप वर्ब्स ऑफ सेंसेस लिख रहे हैं और वर्ब्स ऑफ सेंसेस में आप सेंटेंस में इसके फौरन बाद ऑफ लिख देते हैं तो फिर आप याद रखिएगा इसके बाद आप एडजेक्टिव नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, एडवर्ब ही लिखेंगे। जैसे चार्ली ऑप्शन देखिएगा, द वाटर टेस्टेड स्ट्रॉन्ग। अगर मैं स्ट्रॉन्ग तक सेंटेंस पढ़ता हूं ना तो ये बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, इसमें कोई किसी तरह का एरर नहीं होगा अगर मैं स्ट्रॉन्ग पे सेंटेंस को रोक देता हूं। लेकिन चूंकि आगे ऑफ लिखा हुआ है और ऑफ लिखा हुआ है तो मैं फिर इसको एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई नहीं करूंगा बल्कि एडवर्ब के साथ ही मॉडिफाई करूंगा। मुझे इस स्ट्रॉन्ग को मॉडिफाई करना होगा, रिप्लेस करना होगा किसके साथ, स्ट्रॉन्गली के साथ। इसी तरह अगर आप डेल्टा ऑप्शन देखेंगे, टेस्टेड लिखा हुआ है, टेस्टेड के साथ फेंट लिखा हुआ है तो फेंट ही आना चाहिए, लेकिन कब आना चाहिए, जब मैं यहां पर सेंटेंस को रोक दूं। लेकिन अगर इसके बाद ऑफ का प्रेपोजिशन आ रहा है तो आपने याद रखना है, आपने इसको एडजेक्टिव के साथ नहीं लिखना, एडवर्ब के साथ लिखना है। आप इसको फेंट नहीं लिखेंगे, हमें यहां पर क्या लिखना है, फेंटली लिखना, याद रखिएगा। अगर आपके पास वर्ब ऑफ सेंसेस दो तरह से आएंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं। अगर आपके पास वर्ब ऑफ सेंसेस आए हैं, जैसे अभी टेस्टेड आया है, तो टेस्टेड के बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। टेस्टेड के बाद एडवर्ब नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर टेस्टेड के बाद क्या होता है, अगर टेस्टेड के बाद हमारे पास एडवर्ब या एडजेक्टिव आना है, लेकिन उसके बाद अगर ऑफ लिखा हुआ है तो फिर आपने इसके बाद एडजेक्टिव नहीं लिखना, फिर आपने इसके बाद लाजमी तौर पर क्या लिखना है, एडवर्ब लिखना है। तो यहां पर हमारे पास बीटा ऑप्शन में सॉरली का एरर है, हमें सॉरली के वर्ड को रिप्लेस करना होगा किसके साथ, सॉर के साथ। इसी तरह हमारे पास चार्ली ऑप्शन में एरर है स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग ऑफ नहीं होगा बल्कि स्ट्रॉन्गली ऑफ होगा। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन में फेंट ऑफ नहीं होगा बल्कि फेंटली ऑफ होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास जो रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, द सॉस टेस्टेड वेरी सोर। ये सेकंड रूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा।
वर्ब्स ऑफ सेंसेस हमारे पास वो वर्ब्स हैं जिनको हम एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करते बल्कि एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अगर इनके बाद ऑफ आ जाता है तो फिर हम इनको एडवर्ब के साथ ही मॉडिफाई करेंगे, फिर हम इनको एडजेक्टिव के साथ मॉडिफाई नहीं करेंगे। ये दोनों पार्ट रूल के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है एंट्री टेस्ट के हवाले से, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन 185। अब क्वेश्चन 185 में हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं, या बल्कि आप उन्हें कुछ वर्ड्स बोलेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। जैसे देखिए मैं 5 वर्ड लिख रहा हूं यहां पर, ये 5 वर्ड इस तरह के हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म क्या होता है बेटे, सेम होता है। जैसे देखें, अगर मैं आपसे बोलता हूं स्लो, तो मैं आपसे बोलूं कि स्लो का एडवर्ब बनाए, तो स्लो का एडवर्ब डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, स्लोली। इसी तरह अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटे इंटेलिजेंट का एडवर्ब बनाए, तो इंटेलिजेंट का एडवर्ब हमारे पास क्या बनेगा, इंटेलिजेंटली। हम कभी भी एडवर्ब बनाने के लिए उसके साथ किसका एडिशन कर देते हैं, एलवाई का एडिशन कर देते हैं। लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म बिल्कुल सेम होता है। लाइक अगर फास्ट एडजेक्टिव में फास्ट है, तो फास्ट एडवर्ब में भी क्या होगा, फास्ट ही होगा। जैसे देखें, अगर मैं बोलता हूं ही इज रनिंग और मैं बोलता हूं ही इज रनिंग फास्ट, मैं फास्टली नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा, फास्ट। मैं जैसे ही फास्टली लिखूंगा, याद रखिएगा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। जैसे देखिए हम बोलते हैं ए इज वर्किंग हार्डली या वर्किंग हार्ड। जब आप हार्डली लिखेंगे ना तो इसका मीनिंग कुछ और बनता है, इसका मीनिंग होता है मुश्किल, वो भी अभी हम देखेंगे। लेकिन वैसे जो हार्ड का एडजेक्टिव होता है वो हार्ड होता है और एडवर्ब भी क्या होता है, हार्ड ही होता है। तो ये वो वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होता है, जिनका एडवर्ब बनाने के लिए आप इनके साथ एलवाई का एडिशन नहीं करते हैं। मतलब हम कभी नहीं बोलेंगे कि ही इज गोइंग हाईली, हम क्या बोलेंगे, ही इज गोइंग हाई, क्योंकि इसका एडवर्ब बनाने के लिए हमें एलवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एडवर्ब बनाने के लिए हमें एलवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका एडजेक्टिव और एडवर्ब सेम होता है दोनों यूनिट्स में, दोनों क्लासेस में। लेकिन इसके साथ एक और बात आपने याद रखनी है कि एलवाई फॉर्म इनकी एग्जिस्ट ज़रूर करती है, सबकी एग्जिस्ट नहीं करती, 3 वर्ड्स की इनमें एग्जिस्ट करती। जैसे देखिए फास्ट की तो एलवाई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। पूरी इंग्लिश में आप जहां पर भी वर्ड फास्टली पढ़ेंगे ना, फौरन से पहले उसको क्रॉस कीजिएगा। पूरी इंग्लिश में जहां पर भी आप वर्ड लॉन्गली पढ़ेंगे, फौरन से पहले उसको क्रॉस कीजिएगा, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिनका एलवाई फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन हार्ड का एलवाई फॉर्म जरूर एग्जिस्ट करता है, हार्डली। लेट का एडवर्ब जरूर, लेट का एलवाई फॉर्म जरूर एग्जिस्ट करता है, लेटली। हाई का एलवाई फॉर्म जरूर एग्जिस्ट करता है, हाईली। लेकिन इनके मीनिंग चेंज होते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब में इनका मीनिंग कुछ और होता है और एलवाई फॉर्म में इनका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे देखें, हार्डली का जो मतलब है, अगर मैं उर्दू में लिखूं तो इसका मतलब है बमुश्किल। ठीक है, बमुश्किल का मतलब आप वर्ड पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है स्कार्सली या हमारे पास वर्ड है बेयरली। ठीक है, इसका मतलब जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं ही इज वर्किंग हार्ड, तो ही इज वर्किंग हार्ड का मतलब है वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना ही इज वर्किंग हार्डली, तो इसका मतलब क्या है कि वो बमुश्किल कोशिश कर रहा है, बमुश्किल काम कर रहा है, वो काम कर नहीं सकता लेकिन वो काम कर रहा है। तो मीनिंग चेंज हो जाता है एलवाई के साथ, एडवर्ब नहीं बनता, याद रखिएगा, मीनिंग चेंज होगा। इसी तरह लेटली का, लेट के साथ जब आप एलवाई का एडिशन लगाएंगे करेंगे तो इसका मतलब होगा रिसेंटली। जैसे लेट का मतलब तो क्या होता है, मुकर्ररा वक्त से लेट आना, लेकिन लेटली का मतलब आपके पास क्या होगा, लेटली का मतलब आपके पास क्या होगा, रिसेंटली। इसी तरह हाईली का मतलब बुलंदी नहीं होता, हाई का मतलब तो बुलंदी होता है ना, तो हाईली का मतलब बुलंदी नहीं होता। हाईली का मतलब आपके पास क्या होता है, एक्सटेंसिवली, शिद्दत से, ज्यादा। तो इन वर्ड्स को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि इनका एडवर्ब और एडजेक्टिव फॉर्म बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। जब आप इनके साथ एल वाई का एडिशन करते हैं तो ये एडवर्ब नहीं बनते बल्कि इनका मीनिंग चेंज होता है। जैसे देखें, हम सबसे पहले चार्ली ऑप्शन देखेंगे, अ मनीलेस मैन गोज फास्टली।
अब जैसे ही मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि जैसे ही आप फास्टली या लॉन्गली का वर्ड पढ़ेंगे ना, सबसे पहले इसको क्रॉस करना है, क्योंकि इनका एलवाई फॉर्म एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बाकियों का करता तो है लेकिन मीनिंग चेंज होता है। जैसे देखिए बीटा ऑप्शन देखिएगा, अ कोल्ड ब्रीज वाज ब्लोइंग हार्डली। अब अ कोल्ड ब्रीज वाज ब्लोइंग हार्डली का मतलब वैसे क्या होना चाहिए सेंटेंस का कि ठंडी हवा बड़ी तेजी से चल रही है। तो हार्डली लिख के आप उसका एडवर्ब नहीं बना रहे, याद रखिएगा, आप उसका मीनिंग चेंज कर रहे हैं, इसलिए यहां पर हार्डली सूट नहीं करता। इसी तरह डेल्टा ऑप्शन देखिएगा, इट इज टू लेटली टू लॉक द स्टेबल डोर व्हेन द हॉर्स इज स्टोलन। कहता चूंकि घोड़ा चोरी हो गया तो उससे पहले ही बड़ी देर हो गई है कि आप लॉक करते। तो इट इज टू लेटली नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए, इट इज टू लेट। लेटली का मतलब तो हमारे पास क्या होगा, रिसेंटली होता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा रहेगा, अल्फा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये वो वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म सेम होता है, जिनको आप बिल्कुल चेंज नहीं करते एडवर्ब बनाने के लिए। अगर आप इनमें से 3 वर्ड के साथ एलवाई का एडिशन करते भी हैं तो आप इनका एडवर्ब नहीं बना रहे होते, बल्कि आप इनका मीनिंग चेंज कर रहे होते हैं। हार्डली का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है हार्ड से, लेटली का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है लेट से, और हाईली का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है, मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है किससे, हाईली से। तो ये थर्ड रूल है जो मैंने भी आपको बोला कि क्वेश्चन नंबर 183, 184, 185, ये 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा एंट्री टेस्ट के हवाले से सारा एडवर्ब है वो इन्हीं 3 रूल्स के जो गिर्द घूमता है। तो जिसको ये 3 रूल समझ में आ जाते हैं, जिसको ये 3 बातें समझ में आ जाती हैं, उसका एंट्री टेस्ट के हवाले से एडवर्ब क्लियर हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 186। क्वेश्चन नंबर 186 में देखें हमारे पास वर्ड है एज। अब याद रखिएगा कुछ वर्ड्स इस तरह के हैं जिनके साथ हम एज नहीं लिखते हैं, और कुछ वर्ड इस तरह के हैं जिनको हम एज के बगैर नहीं लिखते। जैसे ये जो वर्ड्स हमारे पास सेकंड रो में लिखे हुए हैं, ठीक है, आप कभी भी इनको एज के बगैर नहीं लिखेंगे। आप जब भी लिखेंगे आप रिगार्ड एज लिखेंगे, डिस्क्राइब एज लिखेंगे, डिफाइंड एज लिखेंगे, ट्रीट एज लिखेंगे, व्यू एज लिखेंगे, नो एज लिखेंगे, ठीक है। आप इनको कभी भी एज के बगैर नहीं लिखेंगे। लेकिन ये जो वर्ड्स हमारे पास लिखे हुए हैं, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, कॉल, अपॉइंट, मेक और चूज, इनको आपने कभी भी एज के साथ नहीं लिखना है। आप इनको कभी भी एज के साथ नहीं लिखेंगे। जैसे भी क्वेश्चन पे आएंगे, अगर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ड्रैगन इज वाइड रिगार्डेड या वाइडली रिगार्डेड, तो चूंकि रिगार्डेड जो है हमारे पास एडजेक्टिव है, तो हमें एडवर्ब चाहिए उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो हम वाइड रिगार्डेड नहीं बोलेंगे, हमें क्या बोलना होगा, वाइडली रिगार्डेड। जैसे अभी मैं आपसे बोल रहा था एक्सट्रीम हॉट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक्सट्रीमली हॉट होगा। तो इसी तरह से हमारे पास क्या चलेगा, हमारे पास वाइड रिगार्डेड वाले दोनों ऑप्शन क्या होंगे, गलत। उसके बाद वाइडली रिगार्डेड एज या वाइडली रिगार्डेड अ सिंबल ऑफ पावर। तो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये उन वर्ड्स में शामिल है जिनके साथ आपने एज लिखना है, तो आप वाइडली रिगार्डेड एज अ सिंबल ऑफ पावर लिखेंगे, आप वाइडली रिगार्डेड अ सिंबल ऑफ पावर नहीं लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा चलेगा, अल्फा। सिंपल सा रूल है। कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं कि जब आप उनको जहां पर भी लिखेंगे आप उनको एज लिखेंगे, और कुछ वर्ब्स इस तरह के हैं कि जब आप उनको लिखेंगे तो आपने उनके साथ एज का एडिशन नहीं करना है। तो रिगार्डेड जो कि उन वर्ड्स में से, उन वर्ब्स में से एक है जिसके साथ आपने एज लिखना है, तो इसलिए हम इसको रिगार्डेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, रिगार्डेड एज। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन 187, स्टील कैन्स वर इंट्रोड्यूस सम टाइम या सम टाइम्स। अब देखेंगे 3 वर्ड्स है अपने पास, ये याद रखिएगा 3 वर्ड। पहला वर्ड है आपके पास सम टाइम्स, ये इकट्ठा लिखा जाता है और एस के साथ लिखा जाता है। इसका मतलब हमारे पास होता है ऑफन, इसका मतलब हमारे पास होता है यूजुअली। उर्दू में बोलेंगे तो इसका मतलब हमारे पास होता है अक्सर औकात, बाज औकात, ठीक है। वर्ड को आप अच्छे तरीके से समझते हैं। सम टाइम्स ये वर्ड याद रखिएगा, इकट्ठा लिखना है, एस के साथ लिखना है। फिर हम लिखते हैं सम टाइम, इकट्ठा तो लिखते हैं लेकिन एस के बगैर लिखते हैं। और एक वर्ड हम लिखते हैं सम टाइम, हम इसको स्पेस के साथ लिखते हैं और एस के बगैर लिखते हैं। पहला वर्ड कौन सा होता है,
एस के साथ सम टाइम्स, और दूसरा क्या है सम टाइम। अब ये जो सम टाइम है ना, ये याद रखिएगा, ये इंडेफिनेट टाइम के लिए होता है, कभी किसी वक्त, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, अक्सर मैं बताता हूँ क्लास में कि जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो हम अक्सर उन्हें कहते हैं कि कभी वो हमें जाते हुए झूठा सच्चा कह के जाते हैं कि कभी आइएगा हमारे घर। हम पुराने दोस्तों से बात करते तो हम कहते हैं कभी मिलते हैं, कभी क्रिकेट खेलते हैं। तो ये जो कभी वाला एलिमेंट होता है ना, इंडेफिनेट टाइम वाला, इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सम टाइम, याद रखिएगा। और ये जो सम टाइम होता है ना, जिसको हम स्पेस के साथ लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ये हमेशा स्पेस के साथ लिखा जाएगा। इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, ड्यूरेशन, ठीक है। सम टाइम का मतलब हमारे पास क्या होता है, थोड़ा वक्त, थोड़ा टाइम। जैसे हम बोलते हैं मैं थोड़े टाइम से आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं थोड़े टाइम से यहां पर बैठा हूं, मैं कुछ टाइम से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो हम उसके लिए जो सम टाइम का वर्ड यूज करेंगे ना, ये वाला यूज करेंगे, स्पेस वाला, याद रखिएगा। तो अब जरा सेंटेंस पे आइएगा, स्टील कैन्स वर इंट्रोड्यूस डैश ड्यूरिंग द 40s। तो कहता है 40s में, कभी किसी वक्त में इनको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। तो सम टाइम्स का तो वर्ड यूज नहीं हो सकता, हम ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे, सम टाइम्स हम अक्सर की बात नहीं कर रहे, और सम टाइम्स स्पेस के साथ होता नहीं है वर्ड। इसका मतलब हमारा अल्फा बीटा चार्ली ऑप्शन क्या होगा, गलत। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। इंडेफिनेट टाइम के लिए हम यूज करते हैं, स्टील कैन्स वर इंट्रोड्यूस्ड सम टाइम ड्यूरिंग द 40s। तो कहता है 40s में किसी वक्त में इनको इंट्रोड्यूस, स्टील कैन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यहां पर हम ना तो अक्सर औकात का वर्ड लिखेंगे, ना ही थोड़ा वक्त लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, सम टाइम। तो इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 188। हाँ, ये वो रूल है जो मैं भी आपको कह रहा था, ये किसके साथ आपने कंबाइन करना है, क्वेश्चन नंबर 183 वाले वर्ड्स के साथ, ठीक है। हमने क्या कहा उसमें, मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं, हमने क्या कहा कि एल वाई वाले वर्ड्स हैं, एल वाई वाले वर्ड्स एडवर्ब नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और ये कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास, ये वर्ड है हमारे पास फ्रेंडली, ये वर्ड है हमारे पास कॉवर्डली, ये वर्ड है हमारे पास माइजरली, ये वर्ड है हमारे पास लोनली, ये वर्ड है हमारे पास अगली। ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे तो खत्म होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है। ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, एडवर्ब का रोल प्ले नहीं करेंगे। इसी तरह हमारे पास वर्ड है वर्ल्डली, ये सारे के सारे वर्ड हमारे पास कौन से हैं, जो एल वाई पे खत्म हो रहे हैं, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं। जैसे देखें, फर्ज करें अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं, 3-4 रूल आपने इनके लिए याद रखने हैं, मैं डिफरेंट सेंटेंसेस बना रहा हूं इनका। जैसे भी देखें, मैं बोलता हूं दे आर प्लेइंग क्रिकेट फ्रेंडली। अब जैसे ही मैं फ्रेंडली का वर्ड लिखता हूं ना, तो यहां पर मैंने फ्रेंडली को किसके तौर पर यूज किया है, एडवर्ब के तौर पे, जबकि टेक्निकली फ्रेंडली एडवर्ब है नहीं, फ्रेंडली क्या है, एडजेक्टिव है। तो मुझे इसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज करना है। इसीलिए हम क्या करते रहे हैं कि हम इन सेंटेंसेस को सही करने के लिए क्या करते रहे हैं, हम बोलते रहे हैं दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ फ्रेंडली मैनर। और यहां पर आपने एक और चीज जिसका ख्याल रखना है, वो क्या है बेटे, आपके पास आर्टिकल। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे इन फ्रेंडली मैनर, तो मैनर की वजह से हमें इनडेफिनिट आर्टिकल लिखना होगा। दे आर प्लेइंग क्रिकेट फ्रेंडली नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन अ फ्रेंडली मैनर। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि आप इसको एक तरह से और भी ठीक कर सकते हैं। एक तरह से और कैसे ठीक कर सकते हैं, आप इसे बोल सकते हैं दे आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच। और इंडेफिनिट आर्टिकल को भूलना नहीं है, मैं दोबारा आपको याद करवा रहा हूं, इंडेफिनिट आर्टिकल दे आर प्लेइंग अ फ्रेंडली मैच होगा। यहां पर हमें मैनर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर फ्रेंडली का वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैच को। और चूंकि मैच नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव ही चाहिए होता है। अच्छा, अब जो मैं टेक्निकल बात आपको कह रहा था कि हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, ये तीसरी बात जो आपने इसके लिए ज़हन में रखनी है। जैसे देखिए, फर्ज करें अगर मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूं, ही इज कॉवर्ड। असल में क्या, याद रखिएगा, देखेंगे जितने वर्ड्स हैं ना हमारे पास, ये सारे वो वर्ड्स हैं जहां पर हम नाउन के साथ एल वाई का एडिशन करते हैं
और नाउन के साथ एल वाई का एडिशन करके हम क्या बना देते हैं, एडजेक्टिव बना देते हैं। वैसे तो हम क्या करते हैं कि हम एडजेक्टिव के साथ एल वाई का एडिशन करके क्या बनाते हैं, एडवर्ब। लेकिन हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम नाउन के साथ एल वाई का एडिशन करके क्या बना रहे हैं, नाउन के साथ एल वाई का एडिशन करके क्या बना रहे हैं, एडजेक्टिव बना रहे हैं। जैसे देखिए फ्रेंडली का वर्ड किससे बना, फ्रेंड से। कॉवर्डली का वर्ड किससे बना, कॉवर्ड से। माइजरली का वर्ड किससे बना, माइजर से। अब अगर मैं आपके पास सेंटेंस लिखता हूं ना, ही इज कॉवर्ड, तो याद रखिएगा इसमें एक बहुत बड़ा टेक्निकल एरर है। और टेक्निकल एरर क्या है कि कॉवर्ड एडजेक्टिव नहीं है, याद रखिएगा। कॉवर्ड क्या है, कॉवर्ड है नाउन। और जहां भी हम कॉमन नाउन लिखते हैं कि हमारा नाउन अगर हमारी 3 कंडीशन को पूरा कर रहा होता है, अगर वो कॉमन होता है, काउंटेबल होता है, सिंगुलर होता है, तो हम उसको किसके साथ लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ। तो ही इज कॉवर्ड नहीं होगा, याद रखिएगा क्या होगा, ही इज अ कॉवर्ड। जब भी आप कॉवर्ड लिखेंगे, माइजर लिखेंगे, आपने उसको आर्टिकल के बगैर नहीं लिखना है। लेकिन फर्ज करें अगर मैं इस सेंटेंस को कुछ यूं लिख देता हूं, ही इज कॉवर्ड मैन, तो मुझे कॉवर्ड के साथ मैन नहीं लिखना, चूंकि मैं मैन को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो मुझे कॉवर्ड के बजाय कौन सा वर्ड लिखना होगा, कॉवर्डली। मैं कॉवर्डली लिखूंगा एक बात, और मैन की वजह से मुझे यहां पर क्या लिखना होगा, इंडेफिनेट आर्टिकल। ये सेंटेंस कैसे चलेगा, ही इज अ कॉवर्डली मैन। यहां तो आएगा ही इज अ कॉवर्ड, यहां क्या आएगा, ही इज अ कॉवर्डली मैन। लेकिन इसका एक बड़ा खूबसूरत वर्जन याद रखिएगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पे, अगर सेंटेंस कुछ यूं होगा, ही इज अ कॉवर्डली, तो ही इज अ कॉवर्डली नहीं हो सकता, याद रखिएगा। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के लिए हम इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते, हम नाउन के लिए लिखते हैं। आप जब ही इज कॉवर्डली लिखेंगे तो आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे देखें मैं यहां पर एक छोटे से 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्ज करें अगर मैं लिखता हूं ही इज ऑनेस्ट, तो जब मैं लिखता हूं ना ही इज ऑनेस्ट, तो चूंकि मैं सिर्फ एडजेक्टिव लिख रहा हूं इसलिए मुझे आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को एक्सटेंड करता हूं, मैं बोलता हूं ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो मैं जैसे ही मैन ऐड करता हूं ना, तो फिर मुझे ऑनेस्ट से पहले क्या लिखना है, एन ऑनेस्ट मैन। तो याद रखिएगा हम इंडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव की वजह से नहीं लिखते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल हम नाउन की वजह से लिखते हैं। तो कॉवर्डली चूंकि एडजेक्टिव है, इसलिए जब आप कॉवर्डली लिखेंगे, माइजरली लिखेंगे, तो हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉवर्ड लिखेंगे या माइजर लिखेंगे, तो फिर आपने इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। अगर आप कॉवर्डली मैन लिखते हैं, माइजरली पर्सन लिखते हैं, तो फिर भी आपको इंडेफिनेट आर्टिकल लिखना है। इंडेफिनेट आर्टिकल बड़ा जरूरी एलिमेंट है। मैंने इसलिए आपसे कहा था 183 के एंड पे कि आप एक आगे एक और क्वेश्चन आएगा, हम इसमें इसको मजीद उसमें देखेंगे। तो ये मैंने जितने सेंटेंसेस लिखे हैं ना, ये सारे के सारे सेंटेंसेस असल में आपके पास क्या है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस असल में आपके पास पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जो कि पेपर में बनाकर दी जा सकती है। आप जरा क्वेश्चन पे आएंगे, ही इज अ माइजरली। अब देखिए यहां पर सिर्फ वर्ड माइजरली लिखा हुआ है। अगर वर्ड माइजर लिखा हुआ होता ना, तो फिर हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते। जैसे यहां पर चार्ली ऑप्शन में देखिएगा ही इज माइजर लिखा हुआ है, लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखा हुआ। अगर माइजरली था, अगर माइजरली है, तो फिर ही इज माइजर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ही इज आ माइजर होना चाहिए। इसका मतलब हमारा चार्ली ऑप्शन इंडेफिनेट आर्टिकल की वजह से गलत है। इसी तरह अगर माइजरली लिखा हुआ है, तो माइजरली टेक्निकली क्या है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ हम इंडेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। अल्फा ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, आ माइजरली। अगर आगे पर्सन या मैन लिखा हुआ होता फिर तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल जस्टिफाइड था, लेकिन यहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल जस्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या है, गलत। उसके बाद हमारे पास है बीटा ऑप्शन, ही इज माइजरली मैनर। अब ही इज माइजरली मैनर, तो कोई ऑप्शन, कोई सेंटेंस किसी तरह से बनता नहीं है, किसी तरह की सेंस बनती नहीं है। हम यहां पर किसी एक्शन को मॉडिफाई तो कर नहीं रहे हैं, इसका मतलब माइजरली मैनर भी सूटेबल अप्रोप्रिएट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे जो आपके पास चलेगा वो आपके पास कौन सा चलेगा, बीटा। ये सारी बात को इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए याद रखना है। हम इंडेफिनेट आर्टिकल नाउन की वजह से यूज करते हैं, हम इंडेफिनेट आर्टिकल एडजेक्टिव की वजह से यूज नहीं करते हैं।
कॉवर्ड होगा आर्टिकल आएगा, कॉवर्डली पर्सन होगा आर्टिकल आएगा, लेकिन अगर सिर्फ कॉवर्डली होगा तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। जिस तरह माइजर है तो आर्टिकल आना चाहिए, माइजरली है तो आर्टिकल नहीं आना चाहिए, माइजरली पर्सन है, मैन है तो फिर आर्टिकल आना चाहिए। तो ये तीनों चारों बातें, 5 बातें 6 बातें जो आपको बताई हैं, ये सारी बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 183 और 188 दोनों को आपने रूल के लिए कंबाइन कर लेना है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन 189 में, सम ऑफ हिज व्यूज सीम रादर एक्सट्रीम। अब देखिए पहली बात तो यह है कि एक्सट्रीम आना चाहिए, एक्सट्रीमली आना चाहिए, इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसान रहेगा। चूंकि हमारे पास व्यूज के लिए क्या लिखा हुआ है, सीम लिखा हुआ है, और सीम भी हमारे पास किस में शामिल है, सीम भी याद रखिएगा हमारे पास वर्ब्स ऑफ सेंसेस में शामिल है। वर्ब्स ऑफ सेंसेस में शामिल होने का मतलब क्या है कि हम इसको एडवर्ब के साथ मॉडिफाई नहीं करते, बल्कि किसके साथ मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव के साथ। तो यहां पर हमने क्या सम ऑफ हिज व्यूज सीम एक्सट्रीमली नहीं लिखेंगे, हमें एडवर्ब नहीं चाहिए, चूंकि सीम उनमें शामिल है वर्ब ऑफ सेंसेस में, इसलिए हमें एडवर्ब नहीं चाहिए बल्कि एडजेक्टिव चाहिए। अब बात रह गई रादर और फेयरली की, तो याद रखिएगा इन दो वर्ड के लिए, एक वर्ड आपके पास क्या है रादर और एक वर्ड आपके पास क्या है फेयरली। अगर आप कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए आप याद रखेंगे क्या लिखेंगे, फेयरली। और अगर आप कोई नेगेटिव या हार्श एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो उसके लिए आप याद रखेंगे आपको क्या लिखना है, रादर। जैसे आप कभी भी किसी को रादर ऑनेस्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि आपको क्या बोलना होगा, ही इज फेयरली ऑनेस्ट। लेकिन आप किसी को रादर फेयरली लेजी नहीं बोलेंगे, बल्कि आप क्या बोलेंगे, रादर लेजी बोलेंगे। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे एक्सट्रीम लिखा हुआ है विच इज नॉट अ पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसलिए हमें यहाँ पर फेयरली एक्सट्रीम नहीं लिखना, बल्कि हमें यहाँ पर क्या लिखना, रादर एक्सट्रीम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। ये दोनों याद रखिएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव के लिए रादर आता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव के लिए क्या आता है, फेयरली। उसके बाद हमारे पास है आई एम सॉरी आई शुडंट बी गोइंग ऑन लाइक दिस, यू आर मच टू और टू मच। तो पहले ये मच टू मच का याद रखिएगा। देखें हमारे पास होते हैं 3 वर्ड, 3 वर्ड में से पहला वर्ड आप याद रखेंगे टू मैनी, और सेकंड वर्ड है हमारे पास टू मच। याद रखिएगा कि इन दोनों के बाद क्या आएगा, नाउन। लेकिन इन दोनों के बाद आने वाला जो नाउन है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या होगा कि टू मैनी के बाद आपके पास हमेशा कौन सा नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन, और टू मच के बाद डेफिनेटली आपके पास कौन सा नाउन आएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आप कभी ये तो नहीं बोल सकते देयर आर टू मच स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपको क्या बोलना होगा, देयर आर टू मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। और आप ये नहीं कह सकते कि आई हैव टू मैनी पेट्रोल, मुझे क्या बोलना होगा, आई हैव टू मच पेट्रोल। तो जहां पर भी टू मैनी आए या टू मच आए, तो पहली बात तो ये याद रखिएगा कि इनके बाद क्या आना चाहिए, नाउन। और नाउन कौन सा आना चाहिए, मैनी के लिए क्या आना चाहिए, काउंटेबल, और मच के लिए क्या आना चाहिए, अनकाउंटेबल। फिर थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास बेटे कौन सा चलता है, थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास चलता है मच टू। जहां पर भी मच टू आएगा वहां पे याद रखिएगा हमें क्या लिखना है, एडजेक्टिव। हम टू के बाद नाउन नहीं लिखते, बल्कि टू के बाद क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव। और उसके बाद भी फिर आप याद रखिएगा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। आप ये पढ़कर आते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। टू के साथ एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक। सितारे इतने गर्म है कि इन पर जिंदगी मार्जे वजूद में नहीं आ सकती। आपने डाइंग सन में पढ़ा, तो सेंटेंस कुछ यूं था, द स्टार्स आर फार टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। जब भी आप टू प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे तो आगे भी आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी होगी, याद रखिएगा। एडजेक्टिव आएगा टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, लेकिन मच और मैनी के बाद क्या आएगा, नाउन। मैनी की सूरत में नाउन क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और मच की सूरत में नाउन क्या होना चाहिए, अनकाउंटेबल। तो हम चलते हैं, जैसे आपके पास अल्फा ऑप्शन देखिएगा, मच टू अपसेट। क्योंकि अपसेट को मॉडिफाई किया गया है, तो अपसेट ग्रामेटिकली क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के लिए हमें टू मच तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए मच टू। इसका मतलब हमारा जो बीटा ऑप्शन है वो किसकी वजह से गलत है, टू मच की वजह से गलत है। मच के बाद नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए।
अब जब हमने मच टू अपसेट लिख दिया तो आगे फिर हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो इवन थिंग तो नहीं हो सकता, बल्कि हमारे पास क्या आएगा, टू इवन थिंग। इसका मतलब इवन थिंग की वजह से हमारा अल्फा ऑप्शन भी क्या है, गलत। उसके बाद हम देखेंगे टू इवन थिंक एनी मोर अहेड इट। जब आप थिंक लिख रहे हैं तो थिंक अहेड इट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टू इवन थिंक एनी मोर अबाउट इट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। डेल्टा में अहेड का प्रेपोजिशनल एरर भी है हमारे पास। करेक्ट ऑप्शन आप यहां पर आपके पास कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद आपके पास 191 में स्पॉट द एरर, आल्दो। जहां पर भी आल्दो आ जाए आपने याद रखना है, आल्दो का पेयर हमेशा किसके साथ बनता है, येट के साथ। देखें, आप कंजंक्शन की काइंड पढ़ते हैं कोरेलेटिव कंजंक्शन। अब कोरेलेटिव कंजंक्शन ऐसा होता है, बच्चे जैसे ही नाम पढ़ते हैं ना उनको ऐसा लगता है कि हम कोई नई चीज पढ़ रहे हैं। टेक्निकली कोरेलेटिव कंजंक्शन कोई नई चीज नहीं है। आप इसे कोरेलेटिव कंजंक्शन के नाम से पढ़ते हैं, आप इसको कॉम्बिनेशन के नाम से पढ़ते हैं। इनमें से तकरीबन 99% चीजें आप पढ़ चुके होते हैं। जैसे देखें, आप कोरेलेटिव और कॉम्बिनेशन जहां से स्टार्ट होता है, हम पढ़ते हैं आइदर का वर्ड, और आइदर के साथ हमारे पास पेयर किसका होता है, और का। मैं इसको थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि कोरेलेटिव कंजंक्शन हम उन कंजंक्शंस को बोलते हैं जो हमेशा किस फॉर्म में होती हैं, पेयर फॉर्म में होती हैं। अब आइदर के साथ हमेशा पेयर किसका होता है, और का। इसी तरह नाइदर के साथ पेयर किसका होता है, नोर का। इसी तरह नॉट ओनली के साथ पेयर किसका होता है आपके पास, बट आल्सो का। ठीक है, अब ये वर्ड जितने मैं लिख रहा हूं आपको याद आना चाहिए कि आपने ये वर्ड्स पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। ठीक है, हमने इनको प्रेफरेंस रूल में पढ़ा। नॉट ओनली बट आल्सो का सेकंड वर्जन हमारे पास क्या होता है कि नॉट के साथ क्या होता है, बट होता है। नो के साथ भी बट होता है, लेकिन अगर नॉट ओनली होगा तो लाजमी तौर पर क्या होना चाहिए, बट आल्सो। लेकिन अगर नथिंग होगा तो नथिंग भी क्या होना चाहिए, नथिंग के साथ भी क्या आएगा, बट आएगा। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये आप सारे पढ़कर आए हैं किसमें, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। कोई नई बातें नहीं है, सिर्फ ये है कि यहां पर आप उसका नाम चेंज कर रहे हैं। कोरेलेटिव कंजंक्शन हम इनको बोल रहे हैं। फिर आपने प्रोनाउन में भी पढ़ा, आपने एडजेक्टिव में भी पढ़ा, आपने पढ़ा एज के साथ क्या आना चाहिए, एज। आपने पढ़ा कि सो के साथ क्या आना चाहिए, एज। हमने इन दोनों के बारे में 3 रूल्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो। सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो एज प्लस एज आएगा, नेगेटिव होगा तो सो प्लस एज आएगा, दोनों के दरमियान पॉजिटिव डिग्री आएगी, और दोनों के बाद प्रोनाउन का वही केस आएगा जो उससे पहले है, पढ़कर आए हम ये। इसी तरह सो के साथ क्या आएगा, डैट आएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास सच के साथ क्या आता है, एज आता है। इसी तरह अभी हमने पढ़ा कि दो के साथ या आल्दो के साथ, दो के साथ या आल्दो के साथ हमारे पास क्या आता है, येट आता है। आप कभी भी पेपर में क्या होता है, जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, आल्दो से सेंटेंस स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन उसका पेयर किसके साथ बनाया हुआ है, बट के साथ। आल्दो का पेयर बट के साथ नहीं बनता, याद रखिएगा। आल्दो का पेयर किसके साथ बनता है, येट के साथ बनता है। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बीटा। लेकिन अगर हम अपने पेयर की तरफ वापस आते हैं, देखें याद रखिएगा, इसी तरह आपने वर्ब में पढ़ा, आपने नो सूनर का वर्ड पढ़ा, और नो सूनर के साथ आपने पेयर किसका बनाया, देन का। इसी तरह आपने वर्ड पढ़ा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, और उसके साथ आपने किसका बनाया, वेन का। इसी तरह आपने पढ़ा एज सून एज। ठीक है, आपने एक्सप्रेशन पढ़ा एज सून एज, उसमें कॉमा के साथ आपने इसका पेयर बनाया। तो ये जितने पेयर आप पढ़कर आए हैं ना डिफरेंट, आपने वर्ब्स में पढ़े हैं, आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में पढ़े हैं, आपने नाउन में पढ़े हैं, आपने पैरेलल स्ट्रक्चर में पढ़े हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर को अगर आप इकट्ठा करेंगे ना, जो चीज भी पेयर फॉर्म में लिखी जाती है ना इंग्लिश में, हम उसको क्या बोलते हैं, कोरेलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपकी इंग्लिश की बुक में कोरेलेटिव कंजंक्शन में या कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि ये सारे पेयर कोई 22-25 पेयर्स हैं। आप इनको एक दफा अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लीजिएगा, अदरवाइज इनके अलावा कभी भी कंजंक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। कंजंक्शन का क्वेश्चन पंक्चुएशन के अंडर तो आएगा, कंजंक्शन का क्वेश्चन टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंगली तो आएगा, लेकिन कंजंक्शन का क्वेश्चन कभी भी याद रखिएगा डायरेक्टली कोरेलेटिव के अलावा नहीं आता। और कोरेलेटिव में आपको क्या याद रखना होता है कि एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कौन सा आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 191 में आल्दो के साथ कभी भी बट का पेयर नहीं बनता, बल्कि आल्दो के साथ कौन सा पेयर बनता है, येट का पेयर बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बीटा। और अगर आप इसे सही करना चाहेंगे तो आप बट के वर्ड को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, येट के साथ। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 192, और 192 में याद रखिएगा
लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री मोर लॉन्ग नहीं होता, मोर का कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या रहेगा, लॉन्गर ही रहेगा। ठीक है, लॉन्ग हमने पढ़ा, ये उन वर्ड्स में से एक है जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है, जिनको हमें एडवर्ब बनाने के लिए एल वाई लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये एडजेक्टिव में भी लॉन्गर रहेगा और एडवर्ब में भी क्या रहेगा, लॉन्गर। जब आपने इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आपने इसके साथ मोर का वर्ड यूज नहीं करना, याद रखिएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 193, दे मे रिप्लेस फॉरेन मशीन्स बिकॉज दे आर मोर सुपीरियर। जैसे सुपीरियर का वर्ड आए, देन का वर्ड आए, तो आपने याद रखना है, मोर का वर्ड आए तो 2-3 एरर बनते हैं, 2-3 रूल याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला, जहां पर भी लैटिन एडजेक्टिव्स आएंगे, लैटिन एडजेक्टिव्स कौन से हैं जो किस पे खत्म होते हैं, IOR पे, जहां पर भी आएंगे आपने इनके साथ कभी भी देन यूज नहीं करना, बल्कि आपने इनके साथ हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, टू यूज करना है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 याद रखिएगा, जितने भी लैटिन एडजेक्टिव हैं आप इनका कभी भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाते हैं, आप कभी भी इनके साथ मोर का वर्ड यूज नहीं करते और आप कभी भी इनके साथ मोस्ट का वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सुपीरियर फॉरेन इक्विपमेंट आएगा, सुपीरियर देन फॉरेन इक्विपमेंट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, फॉर सुपीरियर के साथ देन नहीं आएगा, अगर आपने लिखना भी होगा तो टू आएगा। लैटिन एडजेक्टिव के साथ देन नहीं आता, टू आता है, और इनका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। उसके बाद 194 है, ही ट्राई टू सोल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स डैश देन हिज क्लासमेट्स। अब जैसे ही हम देखते हैं ना, ही ट्राई टू सोल्व, तो हम डेफिनेटली किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ट्राइड को। अब ट्राई टेक्निकली क्या है, वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। तो यहाँ पर पेशेंट नहीं होगा, पेशनर तो ये कोई वर्ड ही नहीं होगा, मोर पेशेंट एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, मोर पेशेंटली। हमें एडजेक्टिव हमें क्या चाहिए, देखिए 2 बातें याद रखेंगे, एक तो हमें यहाँ पर एडवर्ब चाहिए क्योंकि हम वर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, दूसरा हमें यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। हम कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, मोर का वर्ड यूज करेंगे। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, डेल्टा। उसके बाद है ही इज डैश एग्जॉस्टेड टू स्पीक। अब जैसे ही टू स्पीक आ गया ना, तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पर क्या आना चाहिए, TWO2 प्लस एडजेक्टिव एग्जॉस्टेड लिखा हुआ है, तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, 2। लेकिन इसके साथ मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए ये 3-4 कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। TWO2 के बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव, और इसको पैरेलल करने के लिए क्या आएगा, 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी कि इंफिनिटिव। इसी तरह अगर इनफ आए तो इनफ याद रखिएगा एडजेक्टिव के बाद आता है, और इनफ के बाद भी हम पढ़कर आए हैं कि हमें इनफ के बाद भी क्या लिखनी होती है, इंफिनिटिव लिखना होता है। लेकिन याद रखिएगा अगर एडजेक्टिव के साथ सो लिखा हुआ है ना, तो सो के साथ आपका पेयर किसके साथ होना चाहिए, डैट के साथ। आप वेरी के साथ अगर लिखेंगे, वेरी के साथ एडजेक्टिव लिखेंगे, तो फिर आपने तब लिखना है जब आगे डैट नहीं होगा। अगर डैट होगा तो आपने वेरी नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, सो लिखना है। ये 4 पेयर्स आपको याद रखने हैं। एडजेक्टिव के साथ TWO2 आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद इनफ आ सकता है, एडजेक्टिव से पहले सो आएगा तो लाजमी तौर पर आगे क्या होना चाहिए, डैट। और अगर डैट नहीं है तो फिर आप सो नहीं लिखेंगे, बल्कि आप क्या लिखेंगे, वेरी लिखेंगे। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, TWO2। उसके बाद आपके पास दे हैव बीन गुड मेट्स डैश। अब देखिए पहली बात तो ये याद रखिएगा, सिंस एवर कोई वर्ड नहीं होता और एवर फॉर कोई वर्ड नहीं होता। 2 वर्ड्स आपके पास होते हैं, एवर सिंस और फॉर एवर। और उससे भी पहले मैं आपको बता देता हूं, आपके पास 2 वर्ड्स होते हैं, एक आपके पास क्या होता है, सिंस, और एक आपके पास क्या होता है, फॉर। आपने जब भी कोई ड्यूरेशन बतानी होती है, कोई टाइम पीरियड बताना होता है, तो आप क्या लिखते हैं, फॉर। और जब भी आपने किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताना होता है, तो स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए आप क्या लिखते हैं, सिंस। इसी तरह सिंस से हमारे पास वर्ड क्या बनता है, एवर सिंस, और फॉर से वर्ड हमारे पास क्या बनता है, फॉर एवर। तो यहाँ पे जैसे सेंटेंस है, दे हैव बीन गुड मेट्स डैश दे वर एट स्कूल टुगेदर। कहता है जब से वो स्कूल में इकट्ठे थे ना, वो तब से ही अच्छे दोस्त हैं। तो फॉर एवर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एवर सिंस, तब से। फॉर एवर का मतलब तो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज के लिए की सेंस में यूज होता है। तो यहाँ पर फॉर एवर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, एवर सिंस। तो याद रखिएगा सिंस एवर कोई वर्ड नहीं होता और एवर फॉर वर्ड नहीं होता।
एवर सिंस वर्ड होता है, फॉर एवर वर्ड होता है। अगर ऑलवेज की सूरत में लिखेंगे तो फॉर एवर लिखेंगे, और अगर आप किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बता रहे होंगे तो फिर आप क्या लिखेंगे, एवर सिंस। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपके पास कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। उसके बाद है 197, डैश हैड द हंटर रेज द गन देन द बर्ड्स फ्लू अवे। अब देखें, एज सून एज के साथ ना तो हम व्हेन यूज करते हैं, ना ही हम देन यूज करते हैं, ना ही हम THAN देन यूज करते हैं। इसका मतलब यहां पर चूंकि देन लिखा हुआ है तो इसके पैरेलल में हमें कोई ऐसा वर्ड चाहिए जो देन के साथ अग्री करे। ठीक है, हार्डली के साथ हम समझते हैं कि हार्डली के साथ आप जानते हैं कि हम क्या लिखते हैं, व्हेन, और इफ के साथ हमें क्या लिखना होता है, कॉमा। हम डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से सेपरेट करने के लिए लिखते हैं। नो सूनर एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि आप जब भी इसको लिखेंगे, इसे पैरेलल करने के लिए आपको क्या लिखना है, देन। ठीक है, तो यहां पर चूंकि देन लिखा हुआ है इसलिए हम यहां पर क्या लिखेंगे, नो सूनर, और नो सूनर के साथ ही हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है 198, इट इज डैश लेट टू शट द स्टेबल। फिर वही बात है, द स्टेबल, फिर वही बात है, जब इन्फिनिटिव आ गया ना तो दो सूरतें थी। जब इन्फिनिटिव आ गया तो इससे पहले या तो TW2 होना चाहिए या इनफ होना चाहिए, लेकिन अगर एडजेक्टिव बाद में है तो TW2 होगा, और अगर एडजेक्टिव पहले है तो फिर क्या होगा, इनफ होगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि लेट बाद में लिखा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज टू लेट। मैंने अभी आपको बताया ये 3-4 याद रखिएगा। TW2 वाला पेयर याद रखिएगा एडजेक्टिव के साथ। इसके बाद इन्फिनिटिव आता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव लिखेंगे और इनफ लिखेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूं बनेगी कि मरीज कमजोर तो है लेकिन चल सकता है। तो आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, द पेशेंट इज वीक इनफ टू वॉक। फिर हमारे पास आता है वेरी का वर्ड। अगर आपने वेरी एडजेक्टिव के लिए लिख दिया तब लिखना है जब आगे डेट नहीं होगा, और अगर डेट होगा तो फिर आपने एडजेक्टिव को वेरी के साथ मॉडिफाई नहीं करना है, बल्कि आपने किसके साथ मॉडिफाई करना है, सो के साथ। सो का पेयर किसके साथ बनता है, डेट के साथ। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, 2। उसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश कैरन लिव्ड अलोन शी वाज नॉट अफ्रेड। शी वाज नॉट अफ्रेड याद रखिएगा, अगर सिंस लिखते तो सिंस में हम रीजन बताते हैं, लेकिन ये सिंस तब जस्टिफाई होता जब यहां पर नोट ना होता। जैसे अगर इसे हम सेंटेंस लिखें, मैं लिखता हूं सिंस कैरन लिव्ड अलोन, चूंकि कैरन जो है वो अकेली रहती है, शी वाज अफ्रेड इसलिए वो डरती है। लेकिन चूंकि नॉट लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें कंट्रास्ट में जाना है। कंट्रास्ट में जाना है तो कंट्रास्ट में जाने के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो कौन सा है, दो। वैसे हम दो या आल दो का पेयर किसके साथ बनाते हैं, येट के साथ, लेकिन याद रखिएगा इसको कॉमा के साथ भी लिखा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे चलेगा, सिंस नहीं रहेगा। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कैसे चलेगा, आल्दो कैरन लिव्ड अलोन, अगरचे कैरन अकेली रहती है, शी वाज नॉट अफ्रेड, फिर भी वो डरती नहीं है। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन कंट्रास्ट के लिए कौन सा चलेगा, आल्दो। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेस्ट 5 का, डैश हर मदर बायस हर सम ट्वाइस, शी विल डेफिनेटली। अब एज अ रिजल्ट, कंसिक्वेंटली और देयरफॉर, ये तीनों वर्ड हमारे पास क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं। अब ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं इनकी एक अपनी अपनी ट्रांसलेशन है। ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव नहीं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स। ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स हैं, हम पंक्चुएशन में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है वो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा, एज अ रिजल्ट हर मदर बाइज हर सम ट्वाइस, चूंकि हम पहली बात बता रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली हम तब बताते हैं जब हम रिजल्ट बता रहे होते हैं। ठीक है, जब हम किसी एक एक्शन का कॉन्सिक्वेंस बता रहे होते हैं, रिजल्ट बता रहे होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहला एक्शन बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली तो सूट नहीं करता। देयरफॉर हम तब बताते हैं जब हम बोलते हैं कि इस एक काम की वजह से, इस एक्स की वजह से वाई एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, पहला एक्शन है तो इसलिए यहाँ पर देयरफॉर भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ हम सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे, किसके साथ, अनलेस के साथ। अनलेस हर मदर बाइज हर सम ट्वाइस, जब तक उसकी अम्मी, जब तक उसकी वालदा उसको
खिलौने खरीद कर नहीं देती है, शी विल डेफिनेटली नॉट मूव अवे फ्रॉम देयर, वो यहाँ से हरकत नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आएगा, अनलेस, एंड करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो डिस्कशन है बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ अपनी डिस्कशन के एंड पे कि इसमें जो एडवर्ब्स के रूल हैं 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189 और 190, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एडवर्ब्स के, और पूरे का पूरा एडवर्ब्स आपका क्लियर होता है अगर आप बड़े आराम सुकून के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ, सब्र और तहम्मुल के साथ ये सारे रूल्स को नोट करते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। और अगर गलती हुई है तो आइंदा के लिए गलती इसमें से नहीं होनी चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, तरक्की दे और मेहनत करते रहने की तौफीक भी दे। विश यू ऑल द बेस्ट बेटे। अल्लाह हाफिज़।